लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नॉर्थ पब्लिकेशन की बुक, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। आधुनिक भारतीय इतिहास का पिछले 3 दिनों से हमारा 17वां चैप्टर ही चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद का उदय। इसी चैप्टर को हम आज की क्लास में समाप्त करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्यों के समय समय पर दीवान भी रहे थे। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था तथा महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। उस समय महात्मा गांधी की आयु मात्र 13 वर्ष थी। महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल एवं देवदास थे। सीकर के काशी का वास निवासी जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी की शहादत 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इस दिन शहीद शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर की गई थी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता था। भारत की शिक्षा के बाद गांधी जी 3 वर्षों 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में रहकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। तदुपरांत भारत लौटकर राजकोट एवं बम्बई में वकालत शुरू की। महात्मा गांधी को मुंबई में पहला मुकदमा मम्मी बाई का मिला था। महात्मा गांधी ने अदालत में प्रवेश करने के बाद अपने अनुभव अपने अपनी आत्मकथा में साझा किए। मैं खड़ा तो हुआ, लेकिन पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अदालत घूम रही हो, सवाल कुछ सूझते नहीं थे। इसके पश्चात गांधी जी ने यह मुकदमा छोड़ दिया और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक अदालत में गए ही नहीं। 1893 ईस्वी में एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका स्थित पोर्ट नटाल नामक स्थान पर गए। यहाँ पहुंचने पर गांधी जी ने देखा कि यहाँ के भारतीय मजदूरों का प्रजाति था और रंग भेद के चलते वहाँ के श्वेत शासकों अंग्रेजों द्वारा शासन हो रहा था। 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डब्बे में सफर कर रहे थे। पीटर मारिट्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में स्टेशन पर अंग्रेजों ने धक्का देकर गांधी जी को नीचे उतार दिया। अब गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास मूल उद्देश्य ही भारतीयों के प्रति दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रंग भेद नीति का विरोध करना हो गया था। गांधी जी ने बोअर युद्ध में डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी। इस कारण गांधी जी को बोअर युद्ध पदक तथा जुल्लू युद्ध पदक से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। डरबन में 1903 में इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी नेता नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था। 9 बजे के बाद रात में घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। 1906 में ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम बना। अधिनियम के तहत प्रत्येक एशियाई के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि उनके अपने अंगूठे की छाप वाला एक पंजीकृत प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना पड़ेगा। गांधी जी ने इस भेदभाव करने वाले कानून का विरोध करने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। 1906 में गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया, ट्रांसवाल के अध्यादेश के विरुद्ध। इसी कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने पहली बार अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह की संज्ञा दी गई थी। गांधी जी को
सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। सर्वोदय की प्रेरणा रस्किन के पुस्तक अनटू दिस लास्ट से मिली थी। गांधी जी अपने जीवन में रस्किन और टॉल्स्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय फर्म इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में जर्मन शिल्पकार कालेन बाख के सहयोग से की गई। रतन टाटा ने 25,000 रुपये सहायता के लिए भेजे। बाद में यही फर्म गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले गांधी जी ने 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम सेठ रुस्तम जी के सहयोग से की स्थापना की, जो बाद में 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हुआ। 1912-13 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दो अमान्य अधिनियम पारित कर भारतीयों को संकट में डाल दिया था। पहले अधिनियम के अनुसार गिरमिटिया पर 3 पौंड का कर आरोपित कर दिया। 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूरों को देश से बाहर एक निश्चित समयावधि 5 या 10 वर्ष तक काम करने के समझौते को गिरमिट की संज्ञा दी गई। इस प्रथा को गिरमिटिया प्रथा कहा गया। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गैर ईसाई पद्धति से किए गए सभी विवाहों को अवैध घोषित कर दिया। 23 सितंबर 1913 ईस्वी को गांधी जी ने अपनी पुस्तक कस्तूरबा गांधी और 16 अन्य सहयोगियों के साथ गिरमिटिया प्रथा व नए दोनों कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस समय 1912 में अफ्रीका आए। भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय ने भी इसकी आलोचना की थी। गांधी जी, गोखले, हार्डिंग व सी.एफ. एंड्रूज की बातचीत के बाद भारतीयों की मुख्य मांगें मान ली गई। मिस्टर रॉबर्ट्स की सलाह पर 9 जनवरी 1915 को अपने सहयोगियों के साथ गांधी जी वापस भारत आ गए। इसी तिथि को भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। गोखले ने गांधी जी को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले 1 वर्ष तक कान खुले किंतु मुंह बंद रखने की सलाह दी थी। फरवरी 1916 में वाराणसी में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। अब बोलने की बारी आई तो गांधी जी ने भारतीय अभिजात वर्ग पर गरीब मजदूरों के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। गांधी जी ने भारत आने के बाद सर्वप्रथम अहमदाबाद के कोचरम नामक स्थान पर जीवनलाल बैरिस्टर का मकान किराए पर लिया और यहीं पर 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। लेकिन अहमदाबाद में प्लेग के कारण 17 जून 1917 को इसको साबरमती तट पर स्थानांतरित कर दिया। अतः सत्याग्रह अब साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। साथ ही गांधी जी लोगों में साबरमती के संत के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनासक्ति गांधी आश्रम कोसानी उत्तराखंड में 1929 में, सेवाग्रह आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में स्थापित किया। भारत में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से सर्वाधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। गोखले की सलाह पर ही भारत की तत्कालीन स्थिति को समझने के लिए गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया। गांधी जी ने कहा था कि भारत एक विशाल कारागृह है। मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ। गांधी जी ने सविनय शब्द थोरो से ग्रहण किया था। गांधी जी की रचनाएं। सबसे पहली रचना लंदन गाइड। गांधी जी की यह पहली पुस्तक है। इंडियन फ्रेंचाइज। दक्षिणी अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण है। द गाइड टू हेल्थ। सात्विक आहार का महत्व बताया। हिंद स्वराज 1909 में गुजराती भाषा में लिखी। इसमें ब्रिटिश संसद को बांझ व वेश्या कहा है। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से भारत आते हुए एस कोडेनन जहाज पर हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1925 में आत्मकथा है। माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, इंडियन ओपिनियन, इंडियन होम रूल, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1924, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज। रस्किन बॉन्ड की अनटू द लास्ट का गुजराती भाषा में अनुवाद सर्वोदय नाम से किया है। स्टोरी ऑफ सत्याग्रह पुस्तक में गांधी जी ने प्लेटो की पुस्तक डिफेंस एंड डेथ ऑफ सांकेर के मूल्यों को आधार बनाया।
समाचार पत्र 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन डरबन से किया था। यंग इंडिया यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र था जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1919 में किया गया। नवजीवन जो गुजराती भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, 1919 में इसका प्रकाशन शुरू किया। इस समाचार पत्र का संपादन इंदुलाल याग्निक के सहयोग से किया। हरिजन भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र 1933 में हिंदी भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय संतों के गीतों का एक अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नाम से प्रस्तुत किया। रोलांड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी 1924 में गांधी जी पर चर्चा की। शांतिवाद की रचना मारिया लासरदा दे मोरा के द्वारा की गई। यह पुस्तक महात्मा गांधी पर लिखी गई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेगी कि हार्ड मांस का बना कोई पुतला इस धरती पर घूमा करता था। गांधी जी की उपाध्याय दक्षिण अफ्रीका में इनके जुझारू संघर्ष को देखकर इनके सहयोगियों ने कर्मवीर की उपाधि दी। यहीं पर अंग्रेजों ने उपवास स्वरूप कुली बैरिस्टर की संज्ञा दी थी। अब भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका में ही स्वयं मेहतर का कार्य करते थे, इसलिए यह उपाधि दी। महात्मा गांधी को सेवाग्राम का संत उपाधि आश्रम के अतिथियों द्वारा दी गई थी। मलंग बाबा पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों द्वारा कहा गया, जिनमें मुख्य रूप से खान अब्दुल गफार थे। भर्ती कराने वाला सार्जेंट जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उस समय धूरी राष्ट्रों तथा मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस समय महात्मा गांधी के द्वारा लोगों को घूम घूमकर सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया। जादूगर शेख मुजीब उर रहमान के द्वारा कहा गया। मिक्की माउस सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया। केसर ए हिंद प्रथम विश्व युद्ध में सरकार की सहायता करने पर अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि इस समय अंग्रेजों को भारतीयों की प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग की जरूरत थी तथा जुलू युद्ध पदक, बोवर युद्ध पदक जैसे पदक भी दिए थे। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। रोमा रो, रोमा रोला ने गांधी जी को प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी थी। महात्मा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गेहूं की भूमि लुई फिशर ने अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर ने कहा था गेहूं की भूमि। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से अपने संबोधन में पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित करते हुए कहा था। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की भारत के मुक्त के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद व शुभकामनाएं चाहते हैं। आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी द्वारा कहा गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। देशद्रोही फकीर जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। उस समय चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी गई और ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को बराबरी का दर्जा दिए जाने की आलोचना की थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया, क्योंकि गांधी जी ने देश विभाजन के समय शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। और जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत अपने काल पर्यंत कलंक से बच गई। आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य, आपके लोगों ने की है। यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका, वह आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखेगा। महात्मा गांधी को टाइम पत्रिका का मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 1930 में दिया गया। भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट 1996 से शुरू किए थे।
गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि महात्मा गांधी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 1937 से 1948 तक 5 बार नामित किया गया था। फिरोज शाह मेहता ने महात्मा गांधी को लिखित भाषण देने की सलाह दी थी। महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा की तीन श्रेणियां होती है: बहादुरों की अहिंसा, व्यवहारिक अहिंसा और कायरों की अहिंसा। गांधी जी ने कहा कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में से चयन कर दिया जाए तो मैं हिंसा का चयन करूंगा। कपूर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट गांधी जी की हत्या से संबंधित है। जे एल कपूर 1966 में गठित की गई एक ही व्यक्ति का यह आयोग था। गांधी जी और उनके अनुयायियों को चर्चिल ने भूसे से बने दो कौड़ी के लोग कहा। महात्मा गांधी को अराजक रहस्यवादी मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा कहा गया। दो महात्मा। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक गाया जाने वाला वचन था वैष्णव जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 ईस्वी का चंपारण किसान आंदोलन था। यहाँ 3 कट्ठा पद्धति प्रचलित थी, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों के कष्टों से मुक्ति के लिए चंपारण आमंत्रित किया था। गांधी जी के साथ वकील अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी थे। चंपारण किसान आंदोलन की जांच के लिए सर फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करनी पड़ी। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सभी शिकायतों को उचित मानते हुए 3 कट्ठा प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की। चंपारण किसान आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी की जय के नारे सुनाई दिए। हालांकि यह उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी। इस प्रकार 1917 में चंपारण किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया गया। फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन किया। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिकों ने प्लेग बोनस को खत्म करना चाहा, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई अब बढ़ गई है। सर्वप्रथम 15 मार्च को गांधी जी ने भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया था। गांधी जी ने इस दौरान पहली बार भूख हड़ताल की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय किया, जबकि गांधी जी ने 35% बोनस देने की अब मांग की। मिल मालिकों में अम्बालाल साबरमती आश्रम के लिए धन दिया था। अम्बालाल की बहन अनुसुईया बेन ने भी गांधी जी का समर्थन किया था। ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक 27.5% बोनस देने का निर्णय लिया गया। आनंद शंकर ध्रुव गुजरात कॉलेज के उप प्राचार्य ने 35% की सिफारिश की थी। बोनस का मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, जिसने मजदूरों को 35% बोनस देने का निर्णय किया गया। विठल भाई पटेल भी गांधी जी के साथ थे। शेखर बंदोपाध्याय के अनुसार 27.5% बढ़ा था। 1918 के खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी की अध्यक्षता वाले गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार गांधी जी ने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं, तो इसका कारण यही है कि मैं राजनीति हम सब को सर्प के समान घेरे हुए हैं, जिससे कोई चाहे कितनी भी चेष्टा करे बाहर नहीं निकल सकता। मैं उस सर्प से युद्ध करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म का समावेश करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मजदूर आंदोलनों में गांधी जी के योगदान को देखते हुए बंबई के गवर्नर ने उन्हें ईमानदार किंतु खतरनाक बोल्शेविक कहा है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन 1918 में हुआ था। हालांकि विपिन चंद्र के अनुसार अहमदाबाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी। मार्च 1918 में हुए खेड़ा सत्याग्रह को हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा। गांधी जी ने मोहनलाल पांड्या को प्याज चोर कहा था। 1919 का रोलेट एक्ट।
इंग्लैंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को एक समिति का गठन किया गया। इसको क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय बताने थे। इस समिति की सिफारिशों का केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद 21 मार्च 1919 को अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से पारित हो गया, जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक आज्ञा के गिरफ्तार किया जा सकता था। 2 वर्ष के लिए किसी भी भवन की तलाशी ली जा सकती थी। गांधी जी ने पहली और अंतिम बार केंद्रीय विधानसभा की बैठक में अपनी स्थिति मार्च 1919 के दौरान इस बिल पर चर्चा के दौरान दर्ज करवाई थी। इस कानून को मोतीलाल नेहरू ने कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं की संज्ञा वाला कानून बताया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर विरोध किया। जिन्ना ने इसका विरोध कानून विहीन कानून कहा था। भारतीय जनमत के विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार की तरफ से 6 फरवरी 1919 को सर विलियम विंसेंट ने रोलेट बिलों को बड़ी काउंसिल में उपस्थित कर दिया, जहां वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य सर शंकरन नायर को छोड़कर सभी भारतीय प्रतिनिधियों ने डटकर विरोध किया। जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने आर्य समाजी नेता स्वामी सदानंद का लगान न अदायगी के आह्वान को अस्वीकार कर दिया। इस एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने पहली बार सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन का आयोजन मुंबई में 1918 में किया गया। इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी की सलाह पर पूरे देश में 6 अप्रैल को हड़ताल करने की घोषणा की गई। इसी दिन रविवार था। तारीख के बारे में गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल आयोजित की गई। 6 अप्रैल को यह हड़ताल पूरे देश में, विशेषकर तत्कालीन पंजाब में बेहद सफल रही। महात्मा गांधी हड़ताल के बाद की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए मुंबई से लाहौर रवाना हुए। गांधी जी के पंजाब पहुंचने से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उनके पंजाब प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, लेकिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की इस पाबंदी को अनदेखा कर दिया और बम्बई से ट्रेन में सवार होकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही महात्मा गांधी जी की ट्रेन 10 अप्रैल 1919 को पलवल स्टेशन पर पहुंची, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पलवल उस समय पंजाब का हिस्सा था। महात्मा गांधी की यह गिरफ्तारी पहली राजनीतिक गिरफ्तारी मानी जाती है। बम्बई से रोलेट सत्याग्रह शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके अध्यक्ष गांधी जी स्वयं थे। गांधी जी ने बम्बई से सत्याग्रही नामक गैर पंजीकृत साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस एक्ट के विरोध में लखनऊ से अख्तब नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। एनी बेसेंट ने प्रारंभ में सत्याग्रह का स्वागत किया, किंतु बाद में जब यह देखा कि संघर्ष के व्यापक होने से स्वयं का राजनीतिक जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तो उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए। एनी बेसेंट ने इस अवसर पर गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहकर आलोचना की। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर एवं अनेक स्थानों पर हड़तालें की जाने लगी। सरकारी दमन के कारण आंदोलन हिंसक भी होने लगा। रोलेट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र पंजाब था। 3 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पर अ, असार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया और 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन सत्यपाल और किचलू की अध्यक्षता में हिंदू मुसलमानों ने एक विशाल जुलूस निकाला, जिसके अगले दिन डिप्टी कमिश्नर प्रोमर ने दोनों नेताओं को अपने बंगले पर बुलाया और वहीं से गिरफ्तार करके कांगड़ा जिले के धर्मशाला नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के उप गवर्नर जनरल ओडायर ने पूरे राज्य में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। 9 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार पर हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला। इसी दिन अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया।
भीड़ ने ईसाई मिशनरी मिस शेरवुड को पीटा। सरकार की दमनात्मक नीतियों एवं भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। कर्नल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर वहां सेना लेकर पहुंचा और गोली चलाने के आदेश दिए, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। गोली चलाने के समय लाला हंसराज भाषण दे रहे थे। इस हत्याकांड को प्रकाशित करने के चलते बॉम्बे क्रॉनिकल के पत्रकार हॉर्नीमैन को दंडित किया गया। 14 अप्रैल को गुजरावाला में हवाई जहाज से हमले किए गए। 15 अप्रैल को संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जिस स्थान पर मिस शेरवुड को पीटा गया, वहां से गुजरने वाले प्रत्येक भारतीय को रेंग कर गुजरने की सजा दी गई। लाहौर, पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज की स्थापना हुई। इस डंडा फौज के पोस्टर में लिखा था कि अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, यह गांधी की ही आज्ञा है। सीएफ एंड्रूज ने जलियांवाला बाग को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। हत्याकांड पर थॉमसन और कैरेट ने लिखा कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में एक युगांतरकारी घटना थी, जैसे कि 1857 का विद्रोह। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी और कहा कि समय आ गया, अब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर सकते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। 2013 में ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी इस स्मारक पर आए। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह शर्मनाक घटना थी। अंग्रेज लेखक गिलबर्ट स्लेटर ने लिखा कि डायर के पंजाब डायर ने पंजाब को बचा लिया किंतु भारत को खो दिया। चर्चिल ने कहा कि यह अमानवीय हत्याकांड ब्रिटिश इतिहास में एक धब्बा है। हंटर आयोग के सामने जनरल डायर ने बड़ी निर्लज्जता से कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरा गोला बारूद खत्म हो गया और संकरी गलियों के कारण बाग में बख्तरबंद गाड़ी नहीं लाई जा सकी। मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। सरकारी दमन एवं हिंसात्मक घटनाओं से गांधी जी को अत्यधिक मानसिक वेदना हुई। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने व्रत रखा और सत्याग्रह आयोजन को एक बड़ी हिमालयन भूल बताकर आंदोलन को स्थगित कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि रोलेट सत्याग्रह ही असहयोग आंदोलन का जन्मदाता है। इस हत्याकांड की जांच के लिए वायसराय चैम्सफोर्ड ने 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। इसमें 5 अंग्रेज सदस्य लॉर्ड हंटर जो अध्यक्ष थे, जस्टिस रैंकिंग, जॉर्ज बर्रो, मिस्टर डब्ल्यू.एफ. राइस और थॉमस स्मिथ। व 3 भारतीय सदस्य जिसमें चिमनलाल से तलवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। हंटर आयोग का सचिव एच जी स्टोक्स को बनाया गया था, किंतु 13 नवंबर को उसने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हॉरस विलियमसन को सचिव नियुक्त किया गया। हंटर समिति ने मार्च 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया गया, किंतु सरकार ने हंटर समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमनिटी बिल पास कर दिया, दोषी लोगों को बचाने के लिए। गांधी जी ने हंटर समिति की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लिपापोती की संज्ञा दी और अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा। जनरल डायर को यद्यपि पद से हटा दिया गया, किंतु ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार और 2600 पाउंड धनराशि से सम्मानित किया गया।
ब्रिटिश समाचार पत्र मॉर्निंग पोस्ट ने भी डायर को 30,000 पाउंड की राशि से सम्मानित किया था। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति, तहकीकात समिति नियुक्त की। इस समिति के अन्य सदस्य निम्न थे, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब, सी आर दास, उपल जयकर। रिपोर्ट का प्रारूप गांधी जी ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट में डायर की निंदा की गई, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई, पर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में हत्या कर दी। उधम सिंह को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया था। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को गठित जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी। अपने इस ध्येय को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे तथा माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को बदला लेने का मौका जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद मिला। 13 मार्च 1940 को लंदन के ऑक्सटन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दाग दी, जिससे उसकी तत्काल ही मौत हो गई। उधम सिंह ने उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। जनरल डायर की मृत्यु 1927 में हो गई थी, जबकि जलियांवाला कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह आजाद नामक एक भारतीय ने कर दी। इस भारतीय नवयुवक ने 16 वर्ष की आयु में जलियांवाला बाग नरसंहार अपनी आंखों से देखा था। गांधी जी ने कहा कि प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन अमृतसर ने उसे हिला दिया। खिलाफत आंदोलन। तुर्की का सुल्तान जो खलीफा भी था, इस्लामी जगत का धार्मिक नेता था। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी का पक्ष लेकर ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ। युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की के साम्राज्य का विभाजन किया, 10 अगस्त 1920 को सेवरे की संधि के तहत विभाजन कर मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, जिसे भारतीय मुस्लिम नाराज हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अब्दुल बारी ने मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन दिसंबर 1918 में गांधी जी को हिंदुस्तान का दिलेर नेता बताया, जो मुसलमानों को उतना ही प्यारा है जितना कि हिंदुओं को। 1919 में खिलाफत की दो धाराएं विकसित हुई, एक नरम दलीय धारा और दूसरी करम दलीय धारा। नरम दलीय धारा ने सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष हजरत मोहनी तथा सचिव शौकत अली को बनाया गया। इसके अन्य सदस्य थे अली बंधु, हकीम अजमल खां, डॉक्टर डॉक्टर अंसारी, अब्दुल कलाम आजाद, हजरत मोहनी इत्यादि। अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधुओं ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की और इस्लामी परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। तिलक ने विरोध किया, किंतु गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का मूल्य बताकर तिलक को राजी कर लिया। जून 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की एक सभा इलाहाबाद में आयोजित हुई। यहाँ पर गांधी जी के समर्थन के खिलाफत के नेताओं ने चार चरणों जिसमें उपाधियों
सिविल सेवाओं, सेना तथा पुलिसकार का बहिष्कार और करों की न अदायगी वाला एक असहयोग कार्यक्रम घोषित किया। यहीं पर गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। प्रारंभ में खिलाफत का नेतृत्व अली बंधु ने किया था। खिलाफत समिति ने 31 अगस्त 1920 को औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना कि आगे 100 वर्षों तक ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली ने कहा कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। जून 1921 में कराची में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के भाषण के बाद अली बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1922 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक क्रांति हुई। कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया, इसलिए खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन के द्वारा धर्मांधता उभारे जाने के कारण 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हाजिम उल मुल्क की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन ने सर्वप्रथम मुहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण अवज्ञा से शत्रु को आंदोलन की मांगे मनवाने और मजबूर करने वाले गांधी जी सत्याग्रह के बल पर ही भारत की आजादी दिलाना चाहते थे। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के कांग्रेस विशेष अधिवेशन बुलाया। इसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। असहयोग प्रस्ताव का लेखक गांधी जी थे तथा इसे पेश भी गांधी जी ने किया था। चित्तरंजन ने विधान परिषदों के बहिष्कार तथा असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में असहयोग संबंधी मुख्य प्रस्ताव महात्मा गांधी ने स्वयं प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी के प्रस्ताव का चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, जिन्ना, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल आदि ने विरोध किया। इनका मानना था कि आंदोलन के कारण सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों की गति धीमी हो जाएगी। बड़े नेताओं में सिर्फ मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के प्रस्ताव का समर्थन किया और वह भी अधिवेशन की समाप्ति के करीब उस समय जब गांधी जी ने उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया था कि अदालत व कॉलेजों का बहिष्कार धीरे धीरे हो। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित हुए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। असहयोग का प्रस्ताव भी चित्तरंजन दास ने रखा, जो पहले असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। अधिवेशन में सी आर दास, एनी बेसेंट, जिन्ना, शंकर नायर, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय आदि ने गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध किया। जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावरकर और शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। सी आर दास ने विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर मालवीय के खिलाफत को असहयोग के साथ शामिल करने को लेकर, जिन्ना ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के संदर्भ में और विपिन चंद्र पाल ने शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार को लेकर गांधी जी का विरोध किया था। असहयोग प्रस्ताव में देशवासियों से धीरे धीरे असहयोग करने का आह्वान किया गया। सबसे पहले विदेशी उपाधियों का त्याग करना, फिर उनके साथ त्रिमुखी बहिष्कार की रणनीति के अंतर्गत विधानमंडलों, न्यायालयों एवं शिक्षण संस्थाओं का और सबसे अंत में कर देने से इनकार करना था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने आंदोलन को गति देने के लिए पूरे देश का एक तीव्र दौरा प्रभुदास गांधी के साथ किया। अली बंधु भी साथ थे। दिसंबर 1920 में सी वी राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए। नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव सी आर दास ने रखा। कांग्रेस के उद्देश्य में परिवर्तन किया गया। कांग्रेस ने घोषणा की कि यदि संभव हो तो अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर पहले संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से
स्वशासन की प्राप्ति था। अब उद्देश्य था अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी के द्वारा तैयार कांग्रेस के संविधान ने भी कांग्रेस का चरित्र बदल दिया। रोजमर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई। तिलक ने 1916 में प्रस्ताव रखा था, किंतु नरमपंथियों के विरोध के कारण अनुमति नहीं मिली थी। अब ग्राम, तालुका और जिला स्तर पर कांग्रेस समितियों का गठन हुआ। सबसे ऊपर शीर्ष संस्था के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ। कांग्रेस में कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति 25 पैसा चंदा देकर कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। पहली बार भाषाई आधार पर पहली बार भाषाई आधार पर है जो प्रांतों को गठित करने की मांग मान ली गई। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा और उसके द्वारा प्रकाशित पत्रकारिता इंडिया को बंद करने का निर्णय हुआ। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि इस प्रक्रिया के द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। नकारात्मक कार्यक्रम, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों का त्याग, सरकारी और अर्धसरकारी उत्सव का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में किसी भी रूप में भाग न लेना, सैनिक व श्रमिक वर्ग मेसोपोटामिया जाकर नौकरी करने से इनकार कर दे। इसके पश्चात रचनात्मक कार्यक्रम, राष्ट्रीय विद्यालय तथा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, कताई बुनाई को प्रोत्साहन, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, छुआछूत को मिटाने का हर हाल में अहिंसा का पालन करना, आंदोलनों के कार्यक्रमों की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम तिलक स्वराज फंड होगा। तिलक की मृत्यु होने के कारण यह नाम दिया गया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार पश्चिमी बंगाल में हुआ। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। पंजाब में भी शिक्षा का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। यहाँ लाला लाजपत राय ने बड़ा काम किया। मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम में इस कार्यक्रम पर काफी अमल हुआ, लेकिन सबसे कम मद्रास में सफलता मिली। वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन जाने से वकीलों ने अदालत छोड़ी जाने माने से वकीलों ने जो अदालत छोड़ी। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, आसफ अली आदि ने वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने वाले भी सर्वाधिक बंगाल से ही थे। बहिष्कार में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया। इसी कारण 1920-21 में जहां 1 अरब 2 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़ों का आयात हुआ, वहीं 1921-22 में घटकर 57 करोड़ हो गया। इस आंदोलन में शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया। यद्यपि यह मूल कार्यक्रम में नहीं था, सरकार को इससे बहुत नुकसान हुआ। बिहार सरकार ने मजबूर होकर शराब का प्रचार करना शुरू कर दिया। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ, किंतु सदस्यों की संख्या 50 लाख हो गई। 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य भी था। इसके लिए बंबई शहर से ही 37.5 लाख की उगाही हुई। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय एवं बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आदि स्थापित किए गए। लगभग 90,000 छात्रों ने पहले महीने से ही सरकारी स्कूलों व कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। चरखे व खादी को प्रसिद्ध किया। खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई थी। मदुरई में 1921 में किसी कार्यकर्ता ने गांधी जी से खादी के महंगी होने की शिकायत की,
तो गांधी जी ने कम वस्त्र पहनने की सलाह दी तथा खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी में रहे। गांधी जी ने स्वयंसेवकों से जेल भरने का आह्वान करते हुए कहा कि हम उसी प्रकार हजारों की संख्या में जेल जाए जिस प्रकार भेड़ों को बूचड़खाने में ले जाया जाता है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोवर पदक वापस कर दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए जगह-जगह पर कांग्रेस आश्रम खोले गए। स्वदेशी बहिष्कार की तुलना में आर्थिक बहिष्कार ज्यादा ज्यादा सफल रहा था। चरखा खादी समन्वित संस्कृति असहयोग आंदोलन का आर्थिक नारा बन गया, जिससे प्रभावित होकर बड़े पूंजीपतियों और व्यापारी भी आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन कुछ व्यापारियों ने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का गठन किया था, किंतु इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध न होकर उस अव्यवस्था का विरोध करना था जो मजदूरों की लगातार हड़ताल के चलते उत्पन्न हुई। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा के सदस्य थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो इसके अध्यक्ष थे, जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी, जहांगीर फिरोज सेठना और शीतलवाड़। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर पूरे देश में हड़तालों का आयोजन किया गया। सी आर दास की पत्नी बसंती देवी का अनुसरण करते हुए उच्च वर्ग की महिलाएं जेल गई। मुंबई में हिंसक झड़प पर गांधी जी ने कहा कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। मजदूरों की हड़ताल पर गांधी जी ने कहा कि अहिंसक असहयोग की योजना में हड़तालों का कोई स्थान नहीं है। हमारा लक्ष्य पूंजी को नष्ट करना नहीं है। सिंगारवेलु चेटियार ने गांधी जी के इस मत का विरोध किया। असहयोग आंदोलन का क्षेत्रीय विस्तार दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर पूरे भारत में यह आंदोलन फैल चुका था। बंगाल की प्रांतीय सरकार ने ग्राम स्वशासन अधिनियम पारित कर यूनियन बोर्डों की स्थापना कर दी। इसके द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। अतः बंगाल में यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चल रहा था। वीरेंद्र नाथ ससमाल के नेतृत्व में मिदनापुर में यह आंदोलन सबसे अधिक सफल रहा। पंजाब में कांग्रेस समिति ने असम बंगाल रेलवे लाइन पर हड़ताल का आयोजन किया। पंजाब में अकाली आंदोलन चला। राजस्थान में बिचौलिया आंदोलन को बढ़ावा मिला। केरल के मालाबार क्षेत्र में कई स्थानों पर खिलाफत गणराज्य स्थापित किए गए, जिनके राष्ट्रपति मोहम्मद हाजी अली मुसालियार, सिदी कोया तलंग, इबिची कोया तलंग, काली लिंगल मोहम्मद थे। केरल के पोडनूर क्षेत्र में नवंबर 1921 में रेल रेल के एक डिब्बे में 66 मोपलों के शव मिले। इस घटना की तुलना ब्लैक होल घटना से की जाती है, अर्थात इसे पोडनूर कालकोठरी केस भी कहा जाता है। एक कर्नाटक टेक्सटाइल मिल में 4 महीने तक हड़ताल जारी रही। धीरुवी व राजगोपालाचारी ने मद्रास में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। आंध्र में वन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। पहली बार वन प्रतिबंधों के विरुद्ध आंध्र जनजातीय राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ी। कोंडा वेंकटप्पया, ए कालेश्वर राय, टी प्रकाशम और पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख आंध्र नेता थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र के चेराला पिराला शहर में जब नगर पालिका कर बढ़ा दिया गया तो ढूंढाली राजा कृष्णैया के नेतृत्व में लोग शहर छोड़कर 11 महीनों तक इधर उधर रहे तथा कर नहीं आंदोलन चलाया। आंध्र के आंदोलन का वर्णन उन्नवा लक्ष्मी नारायण ने मालपल्ली 1922 में तेलुगु उपन्यास लिखा गया था मैं किया। महाराष्ट्र में आंदोलन कमजोर रहा। लोगों ने लोगों में अभी भी तिलक के नेतृत्व की ही स्वीकृति थी, जहाँ के लोग गांधी के प्रति उदासीन थे। चितरंजन दास के जेल में होने के कारण उनके स्थान पर अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 28 दिसंबर 1931 की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की, जबकि दास का अध्यक्षीय भाषण सरोजिनी नायडू के द्वारा पढ़ा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तब तक जोरदार ढंग से चलाए जाने का प्रस्ताव रखा जब तक स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। निम्न वर्ग के लोग कांग्रेस को अभी भी चित्पावन ब्राह्मणों की संस्था मानकर समर्थन नहीं कर रहे थे। सिंध क्षेत्र में जयराम दौलत और स्वामी गोविंद चंद्र ने नेतृत्व किया था। संयुक्त प्रांत के लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। आंदोलन की प्रेरणा से रंगभूमि 1925, प्रेमाश्रय 1921 नामक उपन्यासों की रचना की। रंगभूमि का नायक अंधा भिखारी सूरदास है, वहीं प्रेमाश्रय गांधी की प्रेरणा पर आधारित है।
छपरा बिहार में राहुल सांकृत्यान सक्रिय रहे। बिहार के असहयोग की गांधी जी ने प्रशंसा की। गांधी जी ने कहा कि यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। पंचायत व्यवस्था बिहार व उड़ीसा में सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। खिलाफत व असहयोग आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता लाने में सफल रहे। मुसलमानों ने आर्य समाजी नेता स्वामी सरदानंद को जामा मस्जिदों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी। असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन का मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था और अपने निर्णय के पीछे तर्क दिया कि राजनीति में इस छद्म धार्मिक नीति से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस तथा गांधी जी की ओर मेरे रास्ते अलग है। जनसाधारण को भड़काने में मैं विश्वास नहीं करता। राजनीति अभिजात लोगों का खेल है। वास्तव में जिन्ना राष्ट्रीय आंदोलन की उच्च सामाजिक स्तर से संचालन करना चाहते थे, जबकि गांधी इसे निम्नतम स्तर पर संगठित करना चाहते थे। एनी बेसेंट ने गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाए जाने का विरोध किया। 1921 में कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन भी काफी सफल रहा। गांधी जी को छोड़कर सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम सी आर दास को गिरफ्तार किया। बाद में उनकी पत्नी बसंती देवी को गिरफ्तार किया गया। खिलाफत असहयोग में प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली की हुई। गांधी जी ने कहा कि हमारी जीत इसी में है कि हम उसी प्रकार हजारों की संख्या में जेल जाए जिस प्रकार बकरों को कसाई खाने में ले जाया जाता है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखा कि एक सप्ताह में नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं की गई तो उनके राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। यह आंदोलन बारदोली तालुका सूरत से शुरू होने वाला था। चौरा चोरी घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस चौकी को उग्र भीड़ ने जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार सैनिक जलकर मर गए। इस घटना को चौरा चोरी घटना कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के जुलूस का नेतृत्व एक भूतपूर्व सैनिक भगवान आहिर कर रहा था। पुलिस ने इसकी पिटाई कर दी। तब क्रोधित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। इसमें चौरी चौरा थाने में गुप्तेश्वर सिंह थानेदार था। चौरी चौरा घटना में कुल 225 अभियुक्त हुए थे। 172 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया, किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय ने पैरवी करके 153 लोगों को बचा लिया। 19 लोगों को फांसी व शेष को देश निकाला दिया गया। इस घटना का समर्थन एम एन राय की पत्रिका बेंगाड और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने किया। चौरी चौरा घटना की गांधी जी को सूचना दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई थी। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने कांग्रेस जनों को रचनात्मक कार्य करते रहने के लिए कहा। 24 फरवरी 1922 को कांग्रेस की दिल्ली बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मोंजे एवं जे एम सेन गुप्ता ने प्रस्तुत किया था। इस समय आंदोलन चरम पर था, अतः इसे वापस लेने से देश में भारी निराशा फैल गई। 16 फरवरी 1922 में यंग इंडिया में आंदोलन को स्थगित करने का स्पष्टीकरण देते हुए गांधी जी ने लिखा कि अहिंसा उनके लिए परम आवश्यक विश्वास है। मैं हर प्रकार का अपमान, हर प्रकार की यातना, बहिष्कार और यहाँ तक कि मृत्यु को भी स्वीकार करने को तैयार हूँ ताकि आंदोलन हिंसात्मक न हो। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदाबाद के न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी, लेकिन बीमारी के चलते 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। सजा के दौरान गांधी जी को यरवदा जेल पूना में रखा गया। गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर सितंबर 1924 में सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए 21 दिनों का उपवास किया। 10 मार्च 1922 को साबरमती के सत्याग्रह आश्रम से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। यंग इंडिया के संपादक की हैसियत से गांधी और प्रकाशक की हैसियत से शंकरलाल बैंकर पर धारा 124 ए के तहत अहमदाबाद में राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। यंग इंडिया के लेखक
के आधार पर 18 मार्च 18 मार्च 1922 को न्यायाधीश रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। इसी समय महात्मा गांधी बीमार होने पर 12 जनवरी 1924 को इनका अपेंडिसाइट ऑपरेशन किया गया। 5 फरवरी को उन्हें यरवदा जेल से समय से पूर्व ही बिना शर्त के ही रिहा कर दिया। रिहा होने के बावजूद गांधी जी ने मार्च 1928 तक 6 वर्षों की अवधि समाप्त होने तक नैतिकता के आधार पर एक अपवाद को छोड़कर कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं किया। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि उनका एकमात्र अपवाद 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करना था, क्योंकि इस समय परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों के बीच बढ़ती खाई के कारण कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में आ गया था। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मोहम्मद अली, शौकत अली ने आंदोलन वापस लेने की आलोचना की। असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं के कथन। लाला लाजपत राय, किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में कहा कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी का गांव अहिंसा का पालन करता हो तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों दी जाए। सी आर दास ने लिखा कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं। लाला लाजपत राय ने गांधी जी के लिए कहा कि आपकी भूलें भी आपकी महानता की तरह हिमालय तुल्य है। मौलाना आजाद ने एक महान भूल की संज्ञा दी। रजनीपाम दत्त ने जनता के साथ विश्वासघात की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने आश्चर्यजनक एवं अजीबोगरीब निर्णय बताया। इस आंदोलन के समय गांधी जी के प्रभाव के कारण फरवरी 1921 में मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर के एक सरकारी विद्यालय से त्यागपत्र दे दिया ताकि वे राष्ट्रवादी अखबार आज और काशी विद्यापीठ के लिए कार्य कर सके। प्रेमाश्रय उपन्यास 1925 में एक ऐसे जमींदार का चित्रण है जिसका रुझान गांधीवादी है। रंगभूमि 1925 का नायक एक अंधा भिखारी सूरदास है जो गांव के चारागाह पर एंग्लो इंडियन द्वारा सिगरेट कारखाना लगाने का लंबे समय तक अहिंसक विरोध करता है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के समय वायसराय अल और रेडिंग था। असहयोग आंदोलन के दौरान वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जून 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति के निर्धारण हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति गठित की। समिति का प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया। अन्य सदस्य इसमें डॉक्टर अंसारी, राजगोपालचारी, कस्तूरी रंगा आयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन वापस लेने पर प्रतिक्रियाएं। लाला लाजपत राय के अनुसार किसी एक स्थान के पाप के लिए पूरे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। मोतीलाल नेहरू के अनुसार केप कैमोरिन के पास कोई गांव अहिंसक नहीं रह पाया तो हिमालय की तराई में किसी शहर को क्यों सजा दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, आंदोलन वापस लेने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। सेशन कोर्ट ने चोरी चौरा घटना के 225 अभियुक्तों में से 172 को मृत्युदंड की सजा सुनाई, जिसमें अंततः 19 को फांसी और शेष को देश निकाला दिया गया। अहमद राय की प्रवासी कम्युनिस्ट पत्रिका वेगार्ड के अलावा देश में कहीं भी इन सजाओं का विरोध नहीं हुआ। 10 मार्च 1922 को साबरमती आश्रम से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यंग इंडिया के 3 लेखों के आधार पर 18 मार्च को जज सी एन ब्रूमफील्ड ने तिलक का दृष्टांत देते हुए 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 1922 से 1928 तक 6 वर्ष की अवधि में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 के अलावा गांधी जी ने कोई राजनीतिक कार्य नहीं किया था। ये थे महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध। इसी के साथ ही यह 17वां चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।
इसके पश्चात कल की क्लास में 18 चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें स्वराज पार्टी और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे सविनय आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी को हम आगे के चैप्टर में करेंगे। इस प्रकार कुल 28 चैप्टर है, जिसमें 17 चैप्टर हो चुके हैं। 8-10 चैप्टर और है, जिनको अगले 8-10 दिनों में हम कंप्लीट करके इस बुक को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।